हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 81। इससे पहले ऑलरेडी हमने 80 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है करंट जो हमारा मुद्दा बना हुआ है, जो अभी देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से टेंशन बढ़ी हुई है, तो उसको लेकर के भारत के द्वारा सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1972, 1962, 1960, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था पाकिस्तान के कराची शहर में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, याद रखनी है, पाकिस्तान के कराची में 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जानने की जो चीज़ें हैं वो ये है, ध्यान रखिएगा, ये तो 19 सितंबर 1960 पर, ये 1960 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 6 नदियों पर सिंधु जल समझौता हुआ था और 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलता है और 20% पानी भारत के हिस्से में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, 80% जो वेस्टर्न जो रिवर हैं, जो पश्चिमी जो नदियां हैं, उसका 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और उस लगभग 20% पानी का इस्तेमाल भारत कर सकता है। जबकि ईस्टर्न जो रिवर्स हैं, जो पूर्वी 3 नदियां हैं, है ना, तो वो 3 नदियां का जो पानी है वो उसमें से 80% भारत इस्तेमाल कर सकता है और 20% पानी पाकिस्तान को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 3 पूर्वी नदियाँ कौन सी हैं, तो ब्यास, रावी, सतलज। जबकि 3 पश्चिमी नदियाँ कौन सी हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखनी कि 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों से ले सकता है भारत। ठीक है, तो सभी बहुत कुछ समझौते में किए गए थे। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्रम से भी याद रखना है, नदियों को क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपका पहली नदी जो ऊपर से बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सिंधु नदी। इसके बाद है झेलम, चेनाब। ठीक है, फिर सतलज। सतलज सबसे नीचे आएगा। चेनाब के बाद आपको देखने को मिलेगा रावी नदी, रावी। रावी के बाद ब्यास है और फिर है सतलज। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि सिंधु और सतलज ये दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। बाकी बीच के जो 5-4 नदियाँ बचती हैं, इन चारों नदियों का उद्गम स्थल भारत में ही है। सिंधु नदी का उद्गम बोखारचू ग्लेशियर तिब्बत से होता है, जबकि सतलज नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है, जो कि तिब्बत में ही है। ठीक है, आपको याद रखनी है सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी बोखारचू ग्लेशियर जो कि तिब्बत में है वहाँ से होती हैं उद्गम इसका, जबकि सतलज नदी का राकसताल झील से होता है, जो कि ये भी तिब्बत में ही है। आप देख सकते हैं, ये है आपका, ये है ये सतलज सिंधु नदी है, ये है ना। तो ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत से बोखारचू झील से होता है। जबकि अभी देखेंगे कि यहाँ पे एक सतलज नदी है जो कि ये भी तिब्बत में राकसताल झील से होती है। ठीक है, तो ये ऊपर का नदी जो सिंधु है, सबसे नीचे का जो सतलज नदी है, इन दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है, भारत के बाद तिब्बत से है। जबकि बीच की जो 4 नदियाँ हैं वो चारों का देखेंगे कि उद्गम स्थल भारत में है। जैसे बात करें, मोटा मोटी बात करें, झेलम की जो उद्गम है वो वेरीनाग से होता है, जम्मू कश्मीर में। चिनाब का उद्गम चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होता है, जबकि रावी नदी का उद्गम बड़ा भांगल जो कि हिमाचल प्रदेश में वहाँ से होती हैं। ब्यास का जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रे के पास एक ब्यास कुंड है, वहाँ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फिलहाल सही आंसर है। सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक है, नदियों का क्रम जरूर याद रखिएगा, ये जो हमने क्रम दिए है ना, ये क्रम लगाने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा।
और 3 नदी कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम और चेनाब। ये इसकी इन तीनों नदियों का पानी का अधिकार किनके पास है? पाकिस्तान के पास है। जबकि रावी, ब्यास और सतलज का पानी के इस्तेमाल करने का अधिकार किसके पास है? भारत के पास है। कुछ कंडीशन है इसमें, वो ध्यान रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र के मिले हैं? ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिले हैं तथा वस्त्र उत्पादन में भी यह अग्रणी राज्य है। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं बात करें उत्तर भारत को मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा बी। ठीक है, क्या आपको पता है कि सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना कहाँ पर खोला गया था, किस वर्ष खोला गया था? तो याद रखनी है, सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में कवास जी डाबर द्वारा खोला गया था। ठीक है, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन दे रखा है सोन, पुनपुन, रामरेखा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में फतुहा के पास जो नदी मिलती है वो है पुनपुन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पुनपुन नदी देखेंगे कि फतुहा के पास गंगा में ये मिलती है। ठीक है, और ये पलामू, झारखंड के पलामू जिला है, वहाँ के चौराहा पहाड़ी है, वहीं से निकलती है पुनपुन नदी। अब देख सकते हैं ये यहाँ पे गढ़वा देखने को मिलेगा, यहाँ पर पलामू, इसके आगे चतरा, फिर हजारीबाग, इस तरीके से झारखंड के ज़िले हैं जो यहाँ पर सटे हुए हैं इससे, बिहार से। तो यहाँ से देखेंगे कि पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलती हैं ये पुनपुन नदी और यहाँ पर फतुहा के पास ला करके मिल जाती हैं गंगा से। ठीक है, तो याद रखनी है। और पुनपुन नदी की कुल लंबाई है 200 किलोमीटर। अगला सवाल है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कार्डेमम की पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ आप देखेंगे मैप पर तो आपको देखने को मिलेगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ। दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप मैप पर आप देख सकते हैं। कन्याकुमारी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहीं पर इसी के ऊपर देखेंगे ये है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल हम मोटा कर लेते हैं। चलिए, तो ये वाला है आपका कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जो कि यहीं पर देखेंगे तमिलनाडु से ये सटा हुआ है। ठीक है, और ये है आपका अन्नामलाई, यहाँ पे इसके ऊपर है। और जबकि नीलगिरी यहाँ पर है। आप लोग जानते होंगे पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जहाँ मिलती हैं वहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नलकोंडा यहाँ पे देखने को मिलेगा, पालकोंडा यहाँ पे है। ठीक है, जवादी, सेवराय और ये जो है आपका पश्चिमी मलाई जो है, पश्चिम मलाई कुछ करके है। तो ये आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्डेमम की पहाड़ी कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं दिए गए ऑप्शन में से। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सवाल है कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है सयोक, झेलम, चेनाब, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखनी है, कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, और लिद्दर जो है ना, ये झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन दे रखा है चिल्का झील, सांभर झील, वुलर झील, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वुलर झील। वुलर झील एक मीठे पानी की झील है। वुलर झील जम्मू और कश्मीर के
बांदीपोरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील के बारे में याद रखनी है कि उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की ये सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है, चिल्का झील। ठीक है, और आप लोग को पता होगा ये चिल्का झील ऊपर में है, यहाँ पे चिल्का झील, और ये सांभर झील है। सांभर झील के बारे में याद रखना है कि ये खारे पानी की झील है, और एक ये पलाया झील के उदाहरण है ना। पलाया झील क्या होता है कि हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से निर्मित झीलों को क्या कहा जाता है, पलाया झील कहा जाता है। ठीक है, और पलाया झील जो भी होते हैं मुख्यतः लवणीय होते हैं, जैसे कि सांभर झील, डिडवाना झील, लुनार झील, है ना। तो ये सभी ध्यान रखनी है कि सभी लवणीय झील हैं। फाइनली कह सकते हैं कि चिल्का झील और सांभर झील यहाँ पे खारे पानी की झील है, जबकि वुलर झील मीठे पानी की झील है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है, किसको जोड़ता है, सोनमार्ग और द्रास को, जम्मू और कश्मीर को, लेह मनाली को, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग लेह और मनाली को जोड़ता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है यहाँ। याद रखिएगा, रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अटल सुरंग की लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 9.02 किलोमीटर। ठीक है, और ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई 3060 मीटर है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है, अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग है। ठीक है, और अटल सुरंग हिमाचल में रोहतांग दर्रा में स्थित है, याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सारे कुछ यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, केरल राज्य भारत में थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, केरल राज्य भारत में थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। वैसे बात करें थोरियम के लिए उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है। ठीक है, अच्छा एक सवाल पूछा जाता है कि थोरियम का एस्क कौन कौन से हैं, तो थोरियम का एस्क है मोनाजाइट, थोरेनाइट, और एक है आपका अल्नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है फिलहाल बी ऑप्शन, केरल। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, विश्व में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार केरल में ही अवस्थित है, याद रखनी है। पूरे वर्ल्ड में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो भारत में भी कहाँ, केरल में। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से समुद्री मील, सवाल है भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। ऑप्शन दे रखा हुआ है 16 समुद्री मील या फिर लगभग 25.9 किलोमीटर, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर, या फिर 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किलोमीटर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 12 समुद्री मील या फिर किलोमीटर, लगभग देखेंगे तो 21.9 किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखना है, भारत ने वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि को अपनाया था। इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आंतरिक जल, ठीक है, आंतरिक जल, दूसरा है प्रादेशिक जल, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, इसे ध्यान क्या रखना है, आंतरिक जल के बारे में ध्यान रखना है कि यह बेसलाइन की भूमि के किनारे पर होता है तथा इसमें खाड़ी और छोटे खंड इसमें शामिल किए जाते हैं। वहीं बात करें प्रादेशिक सागर में तो यह बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक ये फैला हुआ होता है। ठीक है, प्रादेशिक जल में या प्रादेशिक सागर के अंतर्गत
यह बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक ये फैला होता है, ये याद रखना है। ठीक है, जबकि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में यह बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक ये फैला होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र अगर पूछा जाए आपसे कि कितनी दूरी तक फैला होता है, तो यह बताना है यह बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक ये फैला होता है। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध डेट्रॉइट शहर किस देश का शहर है? बताना है कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध डेट्रॉइट शहर किस देश का शहर है? ऑप्शन है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध डेट्रॉइट शहर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, सवाल पूछा जाए कि भारत का डेट्रॉइट शहर किसे माना जाता है या कहा जाता है, तो चेन्नई को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी भारत का पीटर्सबर्ग तो पता ही होगा, जमशेदपुर कहा जाता है ना। और पीटर्सबर्ग वैसे कहाँ स्थित है, तो ये यूएसए में ही स्थित है। पीटर्सबर्ग यूएसए में स्थित है। और भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो ये जमशेदपुर कहा जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? सवाल है कि किसे पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। ऑप्शन दे रखा है 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब की तरफ, 180 अंश देशांतर पूरब से पश्चिम को, भूमध्य रेखा को उत्तर से दक्षिण को, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को अगर आप पार कर लेते हैं तो एक दिन आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं इसके थ्रू। ठीक है, देखिए 180 डिग्री जो आप कह रहे हैं या फिर हम लोग जो बात करते हैं 180 डिग्री के बारे में, तो 180 डिग्री को ही कहा, देशांतर को ही कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, हम इसे इस कलर से दिखा रहे हैं, ये वाला जो रेखा दिख रहा है, ये जो नीचे गया होगा, तो ये वाला जो रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसे ही कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर यहाँ से आप चल करके, इधर से चल करके यदि इस रेखा को पार कर जाते हैं, इधर इसका पार कर जाते हैं, तो आपके तिथि में एक दिन जुड़ जाएगा। जैसे अगर 22 तारीख यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपका तारीख कितना हो जाएगा, 23 तारीख हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बंदा है यहाँ से वापस इधर लौट करके आ जाता है, तो अगर यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। बस सिंपल सबको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यही तय करता है कि अगर इस रेखा के पार कर जाते हैं तो एक आपके दिन में एक दिन जुड़ जाएगा। अगर 22 तारीख है तो 23 हो जाएगा, 23 है तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर 25 है तो 26 हो जाएगा। तो देखिए हमारा पृथ्वी घूमता कैसे है, कुछ इस तरीके से घूमता है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, इस तरीके से, इस तरीके से घूम रहा होता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से ऐसे करके ये पृथ्वी घूम रही है और इसी दिशा हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम इस रेखा को पार कर जाते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर जाते हैं, तो आपका जो डेट है उसमें से एक जुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे ये पृथ्वी घूम करके यहाँ तक पहुँची, इसके बाद जैसे आगे बढ़े तो आपके तिथि में एक दिन जुड़ जाएगा, क्योंकि डेट यहीं से बदलती हैं। अब बंदा सोचिए ज़रा, यहाँ पर कितनी अजूबा चीज़ होगी कि कोई इस लाइन के जस्ट यहाँ पे कोई खड़ा होगा तो वो कह रहा होगा कि हमारे यहाँ 23 तारीख है, कोई यहाँ पर होगा तो कोई कह रहा होगा कि 22 तारीख है। जस्ट अगर हम एक डिग्री का आगे पीछे कर लें, यहाँ पे बात करें हम लोग कि 180 डिग्री का आगे कोई होगा तो कह रहा होगा कि हमारे यहाँ 23 डिग्री है, माफ़ कीजिएगा 23 तारीख है, जबकि इसी रेखा के थोड़ा सा कोई पीछे होगा तो कह रहा होगा वहाँ पर कि एक दिन पीछे 21 तारीख होगा। तो आगे जा रहे हैं तो जुड़ जाएगा, पीछे आ रहे हैं तो घट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो आपको सिंपल से याद रखना है कि लोगों ने यहाँ पर, वैज्ञानिकों ने तय किया है कि ये हमारा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगा। अगर इसके आगे जाते हैं तो आपका डेट बढ़ जाएगा, एक दिन जुड़ जाएगा आपका डेट में। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 22 तारीख है और यहीं पर कोई बंदा है, ठीक है, अचानक यहाँ से वो 1 घंटा के अंदर उठ करके ये रेखा को पार करके चला गया,
तो इसका मतलब है 22 है, तो इसको एक तारीख उसमें जुड़ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 तारीख हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी सब चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से यहाँ पर लिख दिया गया है, आपसे पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। सवाल है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। ऑप्शन दे रखा है, दक्षिणी पूर्वी छोर, पश्चिमी घाट पर, उत्तरी पश्चिम भारत में एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, पश्चिमी घाट पर, ठीक है। वैसे पता होगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम वर्षा अरब सागर तट से केरल तट पे प्रारंभ होता है, या फिर केरल तट से प्रारंभ होती है। और मानसून की खोज याद रखिएगा कि 45 ईस्वी में हिप्पलस ने किया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। ऑप्शन दे रखा है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, अवसादी चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, या फिर रूपांतरित को ही कायांतरित भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अवसादी। ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान, सेल खाड़ी, है ना, ये सभी चीज़ें अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। ऑप्शन है, तूफानी मौसम, बौछार, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगानी है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। ये एक सुनामी की एक चेतावनी का एक संकेत है, ठीक है। अगर समुद्र तट के किनारे तुरंत वापस पानी गिरना शुरू कर जाए, वापस चला जाए, तो समझना है कि वहाँ पे ये सुनामी आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो ये दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है कि एक सुनामी चेतावनी का एक संकेत है, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और विकल्पों से सही उत्तर का चयन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पुलिकट झील। कई बार हम बता चुके हैं पुलिकट झील कहाँ पर है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और देखेंगे तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो हम कह सकते हैं ये थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। जबकि चिल्का झील उड़ीसा में है। वुलर झील आपके बात करें तो वुलर झील कहाँ पे है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में, जबकि सांभर झील है राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ए का 3 है ना, ए का 3 दिख रहा है, और बी का 1 और सी का 4, ये ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील और आपका एक है यहाँ पे चिल्का झील, ठीक है, और सांभर झील, ये सभी खारे पानी के झील हैं, जबकि वुलर झील मीठे पानी के झील हैं। पुलिकट, चिल्का, सांभर ये तीनों खारे पानी का झील है, जबकि वुलर झील यहाँ पे मीठे पानी का झील है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। सवाल है, भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। ऑप्शन दे रखा है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सवाल किस तरीके से पूछे गए हैं आपको ये ध्यान रखनी है। भूपर्पटी में सबसे अधिक तत्व के बारे में पूछा है, ठीक है, तत्व के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। देखेंगे हमारे भूपर्पटी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति 46.60% देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। धातु पूछा जाए तो एल्युमिनियम होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है,
है ना, भूपर्वटी में सबसे अधिक किस धातु की उपस्थिति पाई जाती है, तब एल्युमिनियम होगा, जो कि 8% की उपस्थिति है इसकी। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। सवाल है, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखनी है कि एक उच्च वायु दाब के क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती हैं, प्रति चक्रवात कहलाती हैं। ठीक है, आपको सिंपल से याद रखना है प्रति चक्रवात क्या है। तो एक उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है जिसमें कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों की जो पवन की जो दिशा होती है वो घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती हैं। बस आपको यही याद रखना है प्रति चक्रवात क्या है। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसके अलावा आप ध्यान में रख सकते हैं कि प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दबाव रहता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब रहता है, जबकि इसके चारों तरफ देखेंगे कि निम्न दाब का क्षेत्र बना होता है और इसमें पवन चक्कर काटते हुए केंद्र से बाहर की ओर चलते हैं। प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होते हैं, यानी कि उल्टा दिशा में, घड़ी के उल्टा दिशा में चलती हैं। ठीक है, इसमें मौसम शांत एवं सूखा रहता है, वर्षा नहीं होती है, धूप तेज निकलती है, जाड़े में प्रायः कोहरा रहता है। ठीक है, मौसम साफ एवं सुहाना रहता है, आसमान बादल रहित हो जाता है, वर्षा की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं प्रति चक्रवात के समय के बारे में कि क्या क्या होती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती हैं। सवाल है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती हैं। तो याद रखनी है भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती हैं। कौन कौन, तो याद रखनी है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती हैं। त्रिपुरा तो देखेंगे कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य, भारत का जो राज्य है त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, तो 5 राज्यों का नाम याद रखनी है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ भारत के राज्यों में सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश से ही तो अलग हुआ था ना पश्चिम बंगाल, तो इस सबसे लंबी सीमा इन्हीं के साथ लगती हैं। ठीक है, और पूछा जाए कि भारत बांग्लादेश के बीच कितने किलोमीटर की सीमा है, तो याद रखना है कि 4096.7 किलोमीटर की लंबाई इसमें लगती है इसकी सीमा। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है। ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, तेजी से औद्योगिकीकरण करना और तकनीकी प्रगति करना, कम से कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, सतत विकास शब्द पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना है। सतत विकास का अर्थ है विकास का मार्ग लगातार चलते रहना, अर्थात संसाधनों का दोहन और उपयोग इस विधि से करना है ताकि अविरल रूप से चलता रहे, जिसका प्रयोग आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कर सके। ठीक है, विकास एक तरफा हो सकता है जो भविष्य की कीमत पर वर्तमान के लिए करे। सतत विकास में एक तरफा विकास को नकार दिया जाता है, ये आपको याद रखनी है। ये ऑप्शन फिलहाल यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है। आबादी का आकार, गतिविधि, आय, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का जो मापदंड है वो गतिविधि है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। थोड़ा सा सोचने वाली क्वेश्चन थी, ध्यान रखना है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की गतिविधियाँ अलग अलग होती हैं। शहरी क्षेत्र में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में व्यक्ति मुख्यतः लगे होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादातर लोग लगे रहते हैं। तो कह सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जो परिभाषित करने का जो मापदंड है वो क्या है, गतिविधि है ना। तो याद रखनी है कि शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लगे होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं जनरली प्राथमिक क्षेत्र में लगे होते हैं। ठीक है, बाकी बात करें शहरों में कार्यों की जो विविधता होती है अधिक पाई जाती हैं।
सर होने के लिए कृषि में अतिरिक्त अधिशेष होने से पूर्व कई शर्तें होती हैं, है ना। इसके बिना सर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिलहाल आपको उतना नहीं याद रखना, बहुत सिंपल से याद रखना है। गतिविधि के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।